नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान की मैराथन करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में आपको मैं ये पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। यकीन मानकर चलिए, आज से पहले आपको किसी ने भी इतने कम समय में इतना सुव्यवस्थित कंटेंट नहीं दिया होगा। लेखपाल की परीक्षा में हमारे कंटेंट्स बहुत सारे प्रश्न आए। हमारा कंटेंट आज के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। रही बात आज की इस पीडीएफ की, तो यूपी पुलिस का और पीईटी के बैच में मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप एनटीपीसी या और अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां पर मैसेज करिए और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी भी होगी, आपका केमिस्ट्री भी होगी और फिजिक्स भी होगी। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से, कोशिका विज्ञान से। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की स्लाइस में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी बान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल में की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट यानी कि एटीपी। लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। सुसाइड बैग कहा जाता है कोशिका का, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइबोसोम की अगर बात करें तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गाल्जी काय की अगर बात करें, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह अणुओं के यातायात का प्रबंधन करता है। तो गाल्जी काय। गुणसूत्र की अगर बात करें तो मानव शरीर में 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये 8 पॉइंट जो हैं आपकी कोशिका से जुड़े हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आए हैं और ध्यान रखिएगा इनको, एक एक पॉइंट को। अब हम बात कर लेते हैं मानव पोषण की, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है प्रति ग्राम, और प्रोटीन में भी इतनी होती है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके प्रकार हैं मोनोसेक्राइड, जिसको हम ग्लूकोज फ्रक्टोज कहते हैं, डाइसेक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, जो फलों और शहद में पाई जाती है। प्रोटीन की अगर बात करें तो इनकी खोज बर्जिलियस ने की थी। यह शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 9 अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बना सकते हैं, उन्हें भोजन से लेने पड़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कासियोरकोर और मरासमस रोग होता है। वसा की अगर बात करें तो वसा से शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। संतृप्त वसा की अगर बात करें तो कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे घी है, मक्खन है, ये सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। इनका अधिक सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। असंतृप्त वसा कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, जैसे वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स। ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। बात करते हैं मानव पोषण, सभी महत्वपूर्ण विटामिन और उनके स्रोत की। विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है इसका। विटामिन B1 थाइमीन इसका रासायनिक नाम है। बेरी रोग होता है इसकी कमी से, पालिश किए गए चावल खाने से कमी होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है, त्वचा और होंठ का फटना। विटामिन B3 नियासिन पेलग्रा, त्वचा में दाद सूजन। विटामिन B5 पैथोन्थेनिक अम्ल, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन नाम है इसका, एनीमिया होता है, त्वचा रोग होते हैं, सपने याद रखने में सहायक होता है। विटामिन B7 बायोटीन, बालों का झड़ना, इसे विटामिन H भी कहते हैं।
विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, एनीमिया का कारण बनता है, पेचिस रोग होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, घातक एनीमिया, इसमें कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। मसूड़ों से खून आता है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है, जितने भी खट्टे फल हैं, जितनी भी खट्टी सब्जियां हैं वहाँ पर विटामिन C देखने को मिलती है। विटामिन D की अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन E टोकोफोराल होता है, जनन क्षमता में कमी आती है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन K फिलोक्विनोन, रक्त का थप्पा ना जमना, इसकी कमी से होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B और C है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन A, D, E, K होते हैं। कौन होते हैं? A, D, E, K। ऐसे याद रखेंगे, या कीड़ा याद कर लीजिए, KEDA। तो ट्रिक है कीड़ा, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए विटामिन B जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स विटामिन है। B1, B2, B3 ये डेयरी उत्पादों में मिलते हैं या फिर मांस में मिलते हैं, ठीक है। और तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B की कमी सामान्यतः देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रंथियां एवं हार्मोन की। ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें, जिसको एक्सक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ये एंजाइम स्रावित करती हैं और नलिकाओं द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, आंसू ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये हार्मोन स्रावित करती हैं जो सीधे रक्त में मिलते हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। मिश्रित ग्रंथियों की अगर बात करें तो ये अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ग्रोथ हार्मोन इसी से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में होती है, इसे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। ये मेलाटोनिन स्रावित करती है जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि की अगर बात करें तो गले में होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थायरोक्सिन स्रावित करती है। आयोडीन की कमी से इसमें घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि छाती में होती है। यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है और बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। अग्नाशय की अगर बात करें, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, इसके बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। अधिवृक्क की ग्रंथि की अगर बात करें, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो किडनी के ऊपर होती है। इसमें एड्रिनल हार्मोन निकलता है जिसे लड़ो या उड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। जनन ग्रंथियों की बात करें तो पुरुषों में टेस्टीज होते हैं, यानी कि वृषण होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अगर स्रवण कम हो जाए तो व्यक्ति में ऊर्जा नहीं बचती है, काम करने की मन नहीं होता है और व्यक्ति ज़्यादा आलसी हो जाता है। जो मसल्स हैं वो सही से डेवलप नहीं होते हैं, हेयर ग्रोथ सही नहीं होती है। और अंडाशय की अगर बात करें तो ओवरी फीमेल्स में होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है ये। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो पाचन की शुरुआत मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी से होती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आमाशय की बात करें, जो स्टमक होता है आपके शरीर में, यहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है और अब माध्यम अम्लीय बनाता है। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पहचान करता है। और रेनिन क्या होता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है। बच्चों में ये अधिक होता है। जब HCl आवश्यकता से अधिक बनना लगता है तो क्या होता है? एसिडिटी नामक बीमारी होती है जिसमें आपके पेट में जलन, सीने में जलन, और यही बीमारी आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण भी बन जाती है। यकृत की अगर बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पायसीकरण में मदद करता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। यकृत अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को यूरिया में बदलता है। अग्नाशय की बात करें तो यह पूर्ण पाचक रस स्रावित करता है जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए और लाइपेज वसा के लिए
एंजाइम होते हैं। छोटी आंत की अगर बात करें तो भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण यहीं होता है। इसकी दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं, जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। किडनी या वृक्क ये रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। रक्त छनने की प्रक्रिया बोमन संपुट और बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। मानव रक्त और रक्त समूह की अगर बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिए। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो इंथोक्राइट्स कहलाती हैं, जीवन काल इनका 20 से 120 दिन होता है। निर्माण इनका अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें, तो ये शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो शरीर की इम्यूनिटी ग्रोथ करती हैं। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायक है इसमें। रक्त समूह की बात करें तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ABO रक्त समूह इन्होंने खोजे थे। सर्वदाता रक्त समूह में O नेगेटिव आता है। ये हर किसी को रक्त दे सकता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है। सर्वग्राही रक्त समूह में AB पॉजिटिव होता है और ये सबसे रक्त ले सकता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। RH फैक्टर इसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस बंदर में की थी। इसी से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव तय होता है। मानव हृदय और परिसंचरण की अगर बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद यानी कि ऑरिकलस होते हैं और 2 निलय यानी कि निचले कक्ष होते हैं, वेंट्रिकलस होते हैं। हृदय का दायां हिस्सा अशुद्ध रक्त और बायां हिस्सा शुद्ध रक्त पंप करता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। सिराएं शरीर से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाती हैं। अपवाद में पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त लाती है। धमनियों की अगर बात करें तो हृदय से शरीर तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक पेसमेकर को ऐसे नोड कहते हैं जो दाहिने आलिंद में होता है। सामान्य रक्तचाप 120/180 mmHg होता है। 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। इसे स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। बल, गति और गुरुत्वाकर्षण। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का प्रथम नियम है। जब तक कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बस अचानक चलने पर यात्री का पीछा गिरना, ठीक है। तो बस जब अचानक चल देती है तो यात्री पीछे की तरफ चल जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F = ma, जहां m द्रव्यमान है और a त्वरण है। न्यूटन का तृतीय नियम की अगर बात करें तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए रॉकेट का प्रक्षेपण, बंदूक से गोली चलने पर पीछे धक्का लगना। अब केंद्रीय बल वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए केंद्र की ओर लगने वाला आवश्यक बल है। अब केंद्रीय बल यह एक छद्म बल है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन की ड्रायर और दूध से क्रीम निकालने की मशीन इस सिद्धांत पर कार्य करती है। गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो जिसको G से डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा के लिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कैपलर के ग्रह गतीय नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लिफ्ट के त्वरित गति से ऊपर जाते समय पिंड का आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और नीचे आते समय घटा हुआ। स्वतंत्र रूप से गिरने पर भार शून्य महसूस होता है।
अब बात करेंगे प्रकाश और प्रकाशिकी की, यानी कि लाइट और ऑप्टिक्स। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग है, ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। खोज इसकी रोमर ने की थी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण हीरा चमकता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनती है और ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसके लिए प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल का सबसे कम होता है। इसी के कारण आसमान का रंग नीला और सूर्योदय सूर्यास्त पर सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पानी में डूबी छड़ टेढ़ी दिखना, पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखना और तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ही होता है। वाहनों की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने के शीशे में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जिसको कॉनकेव कहते हैं। पीछे दिखने रियर व्यू के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अक्सर परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाती हैं। निकट दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, कॉनकेव लेंस का। दूर दृष्टि दोष में इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव और दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स। अब हम बात करेंगे ध्वनि, ऊष्मा और द्रव के गुण की। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इनका उपयोग सोनार, अल्ट्रासाउंड और चमगादड़ द्वारा किया जाता है। प्रतिध्वनि यानी कि इको, सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 17.2 मीटर होनी चाहिए। तापमान पैमाने, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है और -40 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। पृष्ठ तनाव, इसके कारण बारिश की बूंदें गोल होती हैं और गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। केशिकत्व की अगर बात की जाए तो इसके कारण लालटेन दिए की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की जड़ों से पानी तने तक पहुंचता है। जैसे आप तौलिया अगर आधी भिंगा दें, बाल्टी में डाल दें तो ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, तो ये केशिकत्व के कारण होता है। लालटेन में धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है। बात करते हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो परमाणु संरचना, अम्ल और क्षार। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं यानी कि नेगेटिव होते हैं और बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। समस्थानिक की अगर बात करें, आइसोटोप्स की बात करें तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, जैसे C12, C14, C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है। हाइड्रोजन बम भी इसी पर आधारित है। परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं। रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पीएच स्केल की अगर बात करें तो 0 से 14 तक का मान होता है। खोज करता है इसके सोरेनसन है। पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है, पीएच 7 है तो उदासीन यानी कि शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, और पीएच 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है जिसको मैंथोनोइक एसिड भी कहते हैं। सेब में मैलिक अम्ल होता है और दूध दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। बेकरी और एंटा एसिड में इसका प्रयोग होता है।
बात करते हैं बासिंग सोडा की, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अक्सर हम सोडियम कार्बोनेट ही इसको केवल कहते हैं। डेकाहाइड्रेट का मतलब है ऐसा यौगिक जिसमें 10 पानी के अणु हैं। तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, जल की कठोरता दूर करने में ये उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है CaOCl2। इसका सूत्र होता है पानी को कीटाणु रहित करने में ये उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है CaSO4.12H2O। हड्डी जुड़ने मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO2 SO4 और 2H2O सीमेंट में मिलाया जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसको N2O सूत्र है। ये एनेस्थेटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2 होती है, प्रशीतन में काम आती है। अब हम बात करेंगे धातुएं, अधातुएं एवं मिश्र धातुओं की। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत क्रियाशील होती धातुएं हैं। इन्हें हवा पानी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें हवा पानी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है जिसकी आप बैटरी देखते हैं अपने फ़ोन में, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु चांदी है, उसके बाद तांबा आती है। मिश्र धातु की अगर बात करें तो पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता मिलाकर होता है, यानी कि कापर और जिंक से। कांसे का निर्माण तांबा और टिन मिलाकर होता है, और स्टेनलेस स्टील का निर्माण लोहा और क्रोमियम और निकेल और कार्बन मिलाकर होता है। क्रोमियम जंग लगने से रोकता है स्टील को। सोल्डर टांका सीसा और टीन मिलाकर बनता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन यसदलेपन कहते हैं। अक्रिय गैसों के अगर नामों की बात करें तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है पादप जगत एवं अद्यतन विज्ञान। पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। थैलोफाइटा ये सबसे सरल पौधे हैं जिनका शरीर जड़, तने और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। ब्रायोफाइटा इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा ये पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए फर्ण। अनावृत बीजी इनमें नग्न बीज होते हैं, फल नहीं बनता है। उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस। आवृत बीजी ये फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर ढके रहते हैं। ये एक बीजी पत्री और द्विबीजी पत्री में बटे होते हैं। पादप ऊतक और उनके कार्यों की अगर बात करें तो पौधों में दो मुख्य संवहनी ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम की अगर बात करें तो यह जड़ों से जल और खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। याद रखने की ट्रिक है जा से जाइलम, ठीक है। तो जा से जल, तो जल को पौधों जड़ों से निकालकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम की अगर बात करें तो यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। याद रखने की ट्रिक है फासे फ्लोएम और फासे फूड। तो फ्लोएम का काम है फूड को पहुंचाना जो पत्तियों द्वारा निर्मित है वो पौधे के अन्य भागों में, और जाइलम का काम है जड़ से एकत्रित जल को और खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। विभज्योतक की अगर बात करें तो ये पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जो जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन की। ऑक्सीन यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और पत्तियों को झड़ने से रोकता है। जिब्रेलिन यह बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है और बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो यह कोशिका विभाजन को तेज करता है। एथिलीन यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
ये फलों को पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। एब्सिक एसिड, यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो बीजों को सुप्तावस्था में रखता है और पत्तियों के झड़ने को प्रेरित करता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका समीकरण होता है 6CO2 प्लस 6H2O बनता है 6C6H12O6, ग्लूकोज प्लस 6O2। पत्तियों के हरे रंग का कारण क्लोरोफिल होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक और हरे रंग में सबसे कम या शून्य होती है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन जल H2O के टूटने से प्राप्त होती है, ना कि CO2 से। प्रमुख पादप रोगों की अगर बात करें तो टिक्का रोग यह मूंगफली की एक प्रमुख बीमारी है जो कवक से होती है। खैरा रोग यह धान में जस्ता की कमी से होता है। सिट्रस कैंकर यह नींबू प्रजाति के फलों में जीवाणु के कारण होता है। रस्ट और स्मट यह गेहूं में कवक के कारण लगने वाले प्रमुख रोग हैं। रेड रॉट की अगर बात करें तो यह गन्ने की बीमारी है जिससे तने के अंदर लाल धारियां पड़ जाती हैं, कवक के द्वारा ये फैलती है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण की। वैसे तो ये अलग टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। लिंडमैन का 10% का नियम है। ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान एक पोषण स्तर से अगले स्तर में 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। लाइकेन की अगर बात करें तो ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। यह वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे हमेशा प्रथम स्तर पर होते हैं। अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, जो बुद्धि, स्मृति यानी कि मेमोरी और चिंतन यानी कि थिंकिंग का केंद्र होता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। यह शरीर का संतुलन यानी कि बॉडी बैलेंस और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। मेडुला अम्बलागाटा, यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो यह शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे कंकाल और पेशी तंत्र की। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कान में पाई जाती है, मिडिल ईयर में। लिंगामेंट यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र की यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े हैं। फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई एल्वियोली है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं, जहां O2 और CO2 का गैस विनिमय होता है। कठिन व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अवायवीय श्वसन होता है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसी कारण थकान और दर्द होता है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। अनुवांशिकी और DNA की अगर बात करें तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। DNA की अगर बात करें, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। DNA में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए हमेशा T से और G हमेशा C से जुड़ता है, यानी कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। RNA की अगर बात करें राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जीन DNA का वह खंड है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मानव नेत्र और दृष्टि की। नेत्रदान के समय आंख का कार्निया वाला भाग दान किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है।
आइरिस ही आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। मस्तिष्क इसे सीधा समझता है। आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्मजीव और प्रतिरक्षा। अब बात करेंगे सूक्ष्मजीव और प्रतिरक्षा की। विषाणु यानी कि वायरस, इसकी खोज इवानो वस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग में की थी। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, कनेक्टिक लिंक है इनके बीच में, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच में। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में लिम्फोसाइट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। बात करते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति की। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू होती है mgh, जहां h ऊंचाई होती है। उदाहरण बांध में रुका हुआ पानी, तनी हुई स्प्रिंग, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां b वेग होता है। उदाहरण के लिए बहती हुई हवा, चलती हुई गोली। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। के इक्वल टू p²/2m। शक्ति का औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति है और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। बात कर लेते हैं घर्षण बल की, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण का क्रम स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण और फिर आता है लोटनिक घर्षण। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण को सबसे कम घर्षण यानी लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। स्नेहक जैसे ग्रेफाइट या तेल का उपयोग घर्षण कम करने के लिए होता है। बात करते हैं दाब और उत्प्लावकता की। दाब यानी कि प्रेशर, P इक्वल टू F/A, बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है, इसलिए सुई का सिरा नुकीला और कील आगे से तीखी होती है। पास्कल का नियम क्या है? द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक इसी पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावन बल यही है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। तैरते समय बर्फ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की और केशिकत्व की। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं। इसके कारण द्रव है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। इसी कारण बारिश की बूंदें गोल होती हैं। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सूप जीभ पर अच्छी तरह फैल जाता है। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छरों के लार्वा डूबकर मर जाते हैं। केशिकत्व की अगर बात करें, कैपिलरिटी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना है। उदाहरण के लिए लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पौधों में जड़ों द्वारा पानी का तने तक पहुंचना। बात करेंगे तरंग और आधुनिक प्रकाशिकी की, यानी कि वेव्स और एडवांस ऑप्टिक्स की। संचार में उपयोग होने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल के आयनमंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। ध्रुवण क्या है? यह घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। इसी का उपयोग 3D चश्मे और पोलराइड कैमरे में होता है। व्यतिकरण, पानी की सतह पर फैले तेल का रंगीन दिखना या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। विवर्तन, अवरोध के किनारों से मुड़कर प्रकाश का छाया में प्रवेश करना। CD DVD का रंगीन चमकना। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी और तापमान की। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग इंजनों को ठंडा करने और सिकाई करने में होता है। गुप्त ऊष्मा की बात करें, लेटेंट हीट, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होती है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हम बात करेंगे चुंबकत्व की। स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है और सीजीएस मात्रक गॉस है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बात करते हैं आधुनिक भौतिकी की। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज और व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² आइंस्टीन ने दिया था। एक्सरेज, इसकी खोज विल्हेल्म रॉन्टजन ने की थी। ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो हड्डियों को पार नहीं कर सकती। बात करेंगे रेडियो सक्रियता की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। मैडम क्यूरी ने भी इसमें अहम योगदान दिया था। इसके मात्रक बैक्यूरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों से अल्फा जो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन किरणें निकलती हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। बात करते हैं रासायनिक बंध की। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। उदाहरण के लिए NaCl, MgCl2 ये ठोस होते हैं और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। उदाहरण के लिए H2O, CH4 ये सामान्यतः द्रव या गैस होते हैं। उप सहसंयोजक बंध, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दान किया जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की अगर बात करें तो ऑक्सीकरण किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ऑक्सीजन का जुड़ना है। अपचयन की बात करें तो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या ऑक्सीजन का हटना है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं आवर्त सारणी की। बेसिक जानकारी लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी, जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी, इसे हेनरी मोसले ने प्रस्तुत किया। ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन में FCl, Br और I आते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम बात करेंगे कार्बन और उसके अपरूप की। तो हीरा, डायमंड जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें sp3 संस्करण होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल की लेड और शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। इसमें sp2 संस्करण होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। फुलरीन की अगर बात करें तो बक मिस्टर फुलरीन C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होती है और यह भी कार्बन का एक अपरूप है। हाइड्रोकार्बन और गैसों की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। गैस वेल्डिंग और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एस्टिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। हालांकि फलों के लिए एथिलीन हार्मोन प्राकृतिक रूप से काम करता है। सड़े हुए दलदली स्थानों पर धान के खेतों से मीथेन निकलती है, जिसका सूत्र CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। बहुलक और प्लास्टिक की अगर बात करें तो पॉलीथीन एथिलीन गैस का बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक, जिन्हें गर्म करने पर मुलायम किया जा सके और बार बार आकार बदला जा सके, जैसे PVC और पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो जो एक बार सांचे में ढलने के बाद दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं, जैसे वैकेलाइट। इसका उपयोग प्रेशर कुकर के हैंडल और बिजली के स्विच बनाने में होता है। बात करेंगे महत्वपूर्ण ईंधनों की। तो हाइड्रोजन, इसका ऊष्मीय मान सभी ईंधनों में सर्वाधिक है। इसे प्रदूषण मुक्त होने के कारण भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। कोयला, एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। पीट कोयला की अगर बात करें तो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क की अगर बात करें तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। थोरियम का मुख्य अयस्क मोनोजाइट रेत है
जो भारत में केरल तट पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। अब हम बात करेंगे विस्फोटक पदार्थ की। डायनामाइट, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में की थी। इसे बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। आरडीएक्स यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट ट्राइमाइन है। टीएनटी, यह भी एक अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक है। पर्यावरण में प्रदूषण, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह जल प्रदूषण मापने का पैमाना है। जल में बीओडी का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। जीवाणु ऑक्सीजन का अधिक उपभोग कर रहे हैं। मिनीमाटा रोग जल में पारे के प्रदूषण के कारण होता है। इटाई रोग जल में कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं में यह रोग होता है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता घनत्व मापने में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में, यदि पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में, फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, सोनार के साथ इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने में प्रयोग में लाया जाता है। चिकित्सा जगत के महत्वपूर्ण आविष्कारों की अगर बात करें तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था और इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। पोलियो का टीका जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने खोजा था। तो जोनास साल्क ने इंजेक्शन खोजा पोलियो का और अल्बर्ट साबिन ने ओरल ड्रॉप की खोज की। रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कबक से बनाया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की। टीबी और हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लेनेक ने की। विटामिन की खोज कैसिमर फंक ने की। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन और सिम्पसन ने की निश्चेतक के रूप में। और ईसीजी की खोज विलियम इंथोवेन ने की। अब बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। अनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। और एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। अब हम बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सभी कीड़े आते हैं। कीड़ों की विशेषता 3 जोड़े पैर। एनेलिडा, इसमें केचुआ आता है जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। मैमेलिया स्तनधारी जंतु, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। चमगादड़ एक स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। मछलियों का हृदय 2 कक्षीय और उभयचरों का हृदय 3 कक्षीय होता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय अपवाद है। रक्त और शरीर के अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो रोगों से लड़ते हैं। रक्त समूह ओ में दोनों एंटीबॉडी ए और बी पाए जाते हैं लेकिन कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह सर्वग्राही होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। प्रमुख रासायनिक सूत्रों की अगर बात करें तो भारी जल का D2O होता है, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सिंदूर या हिंगोल HGS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। फिटकरी का जो सूत्र है वो K2SO4.Al2 SO4 3.24H2O जल शोधन में और खून बहने से रोकने में इसका प्रयोग होता है। नीला थोथा CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट। मार्स गैस CH4 मीथेन। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बैटरी में प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, इसका जो सूत्र है वो KMnO4 है।
जल शुद्धिकरण में प्रयोग होता है। अम्लराज इंपॉर्टेंट है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का प्रयोग होता है। सोना और प्लेटिनियम गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कास्टिक पोटास KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सफ़ेद कशिश ZnSO4.7H2O जिंक सल्फेट जिसको कहते हैं। चिली साल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है ये। तो आज का आपका ये जो सामान्य विज्ञान है जनरल साइंस का महा रिवीजन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर PDFs लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे नोट्स चाहिए, फिर चाहे AGTA का एग्ज़ाम होने वाला हो, आपका लोअर PCS का एग्ज़ाम हो, PET का एग्ज़ाम जो आने वाला है, और भी अन्य एग्ज़ाम है, उन सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित नोट से करना चाहते हैं, घंटों बचाना चाहते हैं अगर आप, तो आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत अच्छा कंटेंट आपको हम देने वाले हैं। महीनों तक की क्लास अटेंड करने का अब ज़माना नहीं रहा है, अब आपको नोट्स से पढ़ना पड़ेगा और डीप जाना पड़ेगा। सामान्य सतही पढ़ाई से अब आपका काम नहीं हो पाएगा, ये यकीन मानकर चलिए। बहुत कम पेपर अब आसान लेवल के बनने वाले हैं, ज़्यादातर पेपर अब लेवल टफ हो गया है, तो उसके अनुसार अब नई किताबों से काम चलेगा। पुरानी किताबें जो चौपतिया बन के आती हैं मार्केट में, उनको लेने से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है कि एक भर्ती की घटना चक्र की किताब उठा ली, फिर वो भर्ती आई उसकी घटना चक्र की किताब उठा ली, इससे काम नहीं चलने वाला है। बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स हम लोअर PCS के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। हिस्ट्री के 3 PDFs होंगी आपकी, और 1 लाइनर और MCQs तो अलग होंगे। ऐसे ही UP GK की 3 PDFs आपको मिलने वाली हैं, 1 लाइनर्स MCQ अलग होंगे। तो हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का सुव्यवस्थित नोट्स अगर आपको चाहिए, AGTA के नोट्स पर काम चल रहा है। एक जो आपके 4-5 सेक्शन हैं कृषि में, उनमें से एक सेक्शन का नोट्स तैयार हो गया है। बहुत जल्दी मैं आपको उसका डेमो भी YouTube पर दिखाने वाला हूं, और भी बहुत सारे नोट्स आपको तैयार होके मिल जाएंगे। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।